भारतीय स्वास्थ्य उद्योग पिछले कुछ दशकों से अभूतपूर्व दर से बढ़ रहा है। इसी के साथ चिकित्सा उपकरणों की मांग भी तेजी से बढ़ी है। इससे लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर गुणवत्ता भी मिली है। हालांकि समय के साथ चिकित्सा उपकरणों के आयात पर निर्भरता बढ़ी है, लेकिन अभी भी ये हमारी आबादी के सिर्फ एक छोटे से वर्ग की हैसियत में आती है। चिकित्सा उपकरणों की वर्तमान मांग और आपूर्ति की गतिशीलता और स्वास्थ्य सेवा को आम जनता के लिए किफायती बनाने के लिए भारत सरकार का दृढ़ संकल्प चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में देश में चिकित्सा उपकरणों के डिजाइन और निर्माण के लिए एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है। सरकार की मेक इन इंडिया पहल ने देश के चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके पूरे क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया है। फिलहाल भारत में चिकित्सा उपकरणों के मौजूदा बाजार का आकार 1100 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2025 तक बढ़कर 6500 करोड़ रुपए का उद्योग हो जाएगा। ये एक बड़ा अवसर है और देश में चिकित्सा उपकरण बनाकर स्वास्थ्य क्षेत्र के उपकरणों का 80% आयात कम करके देश को आगे बढ़ने के लिए इसकी सख्त जरूरत भी है। केरल के तटीय राज्य थिरुवनंतपुरम में स्थित श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। श्री चित्रा की कहानी 1973 में शुरू हुई, जब त्रावणकोर के शाही परिवार ने राज्य में लोगों के लिए तकनीकी रूप से उन्नत चिकित्सा सुविधा स्थापित करने के लिए केरल की सरकार को एक बहुमंजिला इमारत दान में दी। In the late 1960s and early 70s, 1960 के दशक के आखिर और 70 के दशक के शुरू में केरल में हृदय रोगों और तंत्रिका रोगों के लिए आवश्यक जटिल शल्य चिकित्सा की सुविधा नहीं होती थी। cardiac diseases and neuro diseases. हम पड़ोसी राज्यों में इलाज करवाने के लिए मजबूर थे। For getting this treatment. केरल में हमारे महाराजा थे, जिन्होंने केरल के भारत में विलय से पहले 1932 से 1948 तक केरल पर शासन किया था। महाराज चिरा त्रिनाल बाली राम वर्मा बहुत ही परोपकारी राजा थे, इसलिए उन्हें महसूस हुआ कि हमारे राज्य में, हमारी राजधानी में कुछ ऐसे केंद्र होने चाहिए जहां केरल के लोगों को सस्ता इलाज मिल सके। उनकी उदारता से हमने 1972 में श्री चित्रा तिरुनाल अस्पताल का त्रिवेंद्रम में निर्माण शुरू किया। इसके पहले निदेशक MS बेलिएथा मरीजों की देखभाल से आगे भी बहुत कुछ सोचते थे। वे अस्पताल विंग के साथ बायोमेडिकल तकनीक का उपयोग भी करना चाहते थे। Biomedical technology also along with the hospital wing. इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। ये जैव चिकित्सा इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के मिशन और चयनीय चिकित्सा विशेषताओं और उपविशेषताओं के क्षेत्र में रोगियों की उच्च स्तरीय देखभाल प्रदान करने के साथ साथ उच्च चिकित्सा एवं जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में नवीनतम स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने वाला एक संस्थान है, जो चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। अपनी स्थापना के बाद से ही ये संस्थान देश में महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों को बनाने के लिए कुशलता से काम कर रहा है। Ever since it came under science and technology, जब से ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आया, मरीजों की देखभाल में सुधार और बायोमेडिकल तकनीक में निधि प्राप्त करना और अपने हिसाब से संस्थान की स्थिति को बेहतर बनाना आसान हो गया है।
1981 के शुरुआत में हमारे पास अस्पताल का विंग और बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी विंग था। 2 दशक बाद इसमें एक और प्रभाग सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग जोड़ा गया, जिसे अचीवमेंट सेंटर फॉर पब्लिक हेल्थ कहा जाता है। तो अब हमारे पास 3 विंग हैं और सभी एक सिंगल लीडरशिप के तहत काम करती हैं। आज श्री चित्रा द्वारा विकसित लगभग 1 करोड़ 60 लाख रक्त बैंक का निर्माण किया जा रहा है, जो विश्व में पूरे रक्त बैंक का 25% योगदान है। श्री चित्रा ने हृदय वॉल्व, ब्लड ऑक्सीजनेटर, हाइड्रोसिफिलिस शंट जैसे उपकरणों और दंत चिकित्सा व ऑर्थोपेडिक जैसे कई महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का सफलतापूर्वक विकास किया है। पिछले 5 वर्षों में श्री चित्रा ने चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में लगभग 20 तकनीकों को स्थानांतरित किया है। संस्थान को जैव चिकित्सा उपकरणों के अनुसंधान और विकास के लिए एक तकनीकी अनुसंधान केंद्र के रूप में भारत सरकार द्वारा नोडल केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है। This announcement was made by the government of India. इसकी घोषणा भारत सरकार द्वारा 2014-15 के बजट सत्र में की गई थी। चिकित्सा उपकरणों के विकास में ट्रांसलेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तकरीबन 100 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2016 के बाद हमने लगभग 47 परियोजनाओं को शुरू किया, जिनमें से लगभग 34 विभिन्न चिकित्सा उपकरणों और बायोमेट्रिक उत्पादों के विकास के लिए है, और उनमें से लगभग 13 विभिन्न प्रक्रियाएं जैव चिकित्सा उपकरणों के विकास के लिए जरूरी हैं। तो यह संस्था के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अवसर था। So this has been a real shot in the arm for the institution. संस्थान में 3 स्कंध हैं। जैव चिकित्सीय प्रौद्योगिकी स्कंध, जहां प्रत्यारोपण वाले चिकित्सीय उपकरणों के साथ साथ जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों पर अनुसंधान और विकास का काम होता है। अस्पताल स्कंध हृदय वाहिनी, वक्ष तथा तंत्रिका विज्ञान रोगों के लिए तृतीय रेफरल केंद्र के रूप में सेवा देता है, और अच्युत मेनन स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन केंद्र को सार्वजनिक स्वास्थ्य के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये केंद्र गैर संचारी रोगों, लिंग एवं स्वास्थ्य नीति एवं प्रबंधन आदि क्षेत्रों के अनुसंधान पर केंद्रित है। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य पर विभिन्न पाठ्यक्रमों का संचालन भी करता है। जैव चिकित्सीय प्रौद्योगिकी स्कंध देश की व्यापक नैदानिक जरूरत को पूरा करता है। यहाँ एक डिजाइन विकसित किया गया है जो विभिन्न विश्लेषणात्मक प्रक्रिया से गुजरता है, जिससे डिवाइस की सुरक्षा और प्रभावशीलता का परीक्षण किया जाता है। फिर इसे एक प्रोटोटाइप में बदल दिया जाता है, जिसका विभिन्न प्रयोगशालाएं बड़े पैमाने पर परीक्षण करती हैं। इस प्रोटोटाइप पर जब परीक्षण पूरे हो जाते हैं, तो उस पर विभिन्न विश्वसनीयता और स्थायित्व के अध्ययन किए जाते हैं। फिर इसे अलग अलग परीक्षण पोस्ट के माध्यम से अंतिम मूल्यांकन के लिए लिया जाता है, जहां से इसे ऐसे चिकित्सा उपकरणों में परिवर्तित किया जाता है जिनका व्यवसायीकरण किया जा सकता है। पूरी प्रक्रिया में विस्तृत शोध और प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें 5 से 10 साल तक का समय लगता है। उपकरण के विकास की प्रक्रिया केंद्रीय विश्लेषणात्मक विंग से शुरू होती है, जहां किसी विशेष उपकरण के निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री के भौतिक और रासायनिक गुणों का परीक्षण किया जाता है। सामग्री में ऐसी अशुद्धियां हो सकती हैं जो उपकरण के प्रत्यारोपित होने के बाद इंसान के शरीर के अंदर एक प्रतिकूल प्रभाव पैदा कर सकती हों। इसलिए इस प्रयोगशाला में उस सामग्री की थर्मल स्थिरता और लोच के साथ सटीक रूप से परीक्षण किया जाता है। मुख्य रूप से हम जैव सामग्रियों की भौतिक रासायनिक विशेषताओं और जैव चिकित्सकीय उपकरणों का नेतृत्व और विश्लेषण आदि कर रहे हैं। यह एक कॉनफोकल रैमन माइक्रोस्कोप है। इस उपकरण का उपयोग करके हम कार्यात्मक समूह की विशेषताओं की जांच कर सकते हैं। इससे हम आपके सैंपल से रसायन की प्रकृति को पहचान सकते हैं और साथ ही रमन इमेज के द्वारा सामग्री की सतह की छवि बना सकते हैं।
इसके जरिए नमूने में मौजूद सामग्री के प्रकार की पहचान कर सकते हैं और कुछ बायोलॉजिकल अडेशन या कोशिकाओं की परस्पर क्रिया जैसे कि रमन विश्लेषण या रमन माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म विश्लेषण द्वारा पहचाना जा सकता है। हम रिसाव परीक्षण भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए विशेष तैयार किए गए उपकरण को रोगी को लगाने से पहले आपको यह जांचना होगा कि उसमें कुछ गलत तो नहीं है, जैसे कि डिवाइस से कोई हानिकारक रसायन का रिसाव रोगी पर तो नहीं हो रहा है। क्रोमेटोग्राफिक विश्लेषण के द्वारा यह जांच की जा सकती है। विशेष उपकरणों की शेल्फ लाइफ और डिग्रेडेशन को मापने के लिए भी क्रोमेटोग्राफिक विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हम दवा की निगरानी, नैदानिक दवा की निगरानी और दवा के शरण का विश्लेषण और विषाक्तता विश्लेषण भी जांच सकते हैं। इन सभी चीजों को तरल क्रोमेटोग्राफी और GC-MS विश्लेषण के साथ किया जा सकता है। ऊतक संवर्धन प्रभाग में सामग्री की विषाक्तता को निर्धारित करने के लिए सामग्री को कोशिका आविष्टता परीक्षण से गुजारा जाता है और यदि ये मानव कोशिकाओं के लिए सुरक्षित है तो इसे त्वचा या मानव शरीर के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये परीक्षण जीवाणु विहीन वातावरण में किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि प्रयोगशाला के अंदर की हवा को भी पूरी तरह से स्वच्छ होना चाहिए। काम के माहौल में अधिकतम अनुवर्तता हासिल करने के लिए हम अधिकतर दूषित हवा या वायुमंडलीय हवा को रोक देते हैं ताकि आप कक्षों को अलग कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा ही एक अलग कक्ष है जहां बाहरी हवा को प्रयोगशाला के बाकी हिस्सों से काट दिया जाता है और फिर इसके काफी अंदर बहुत सारे विभाजन वाली प्रयोगशालाएं हैं। इसलिए आप जब भी अगले विभाजन में प्रवेश करते हैं तो आप वास्तव में कम दूषित हवा में जा रहे होते हैं। इसलिए मुख्य प्रयोगशाला के भीतर हवा की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाए रखी जाती है। कोशिका आविष्टता परीक्षण के लिए प्रयोगशाला ISO 10993 पार्ट 5 स्टैंडर्ड का अनुसरण करती है। विषाक्तता का अध्ययन कोशिकाओं की आकृति विज्ञान के अवलोकन से किया जाता है। यदि सामग्री के अनुप्रयोग होने के बाद कोशिका अपना आकार बदलती है तो इसका अर्थ है कि ये विषाक्त है। हम आमतौर पर L929 नामक कोशिकाओं का उपयोग करते हैं, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट कोशिका जो मानक कोशिका अवशिष्टता प्रशिक्षण के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन हम अन्य कोशिकाएं जैसे जिगर और हड्डी की कोशिकाओं का भी उपयोग करते हैं और ग्राहक की पसंद के अनुसार भी कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। इसलिए यदि कोई हड्डी से संबंधित अनुप्रयोग के लिए कोई सामग्री विकसित करना चाहता है तो हम हड्डी की कोशिका लेते हैं। वर्क स्टेशन पर हम लाल रंग के मीडियम में उन कोशिकाओं को विकसित करने की कोशिश करते हैं जिन्हें हम कल्चर वेसल्स कहते हैं। फिर हम इंक्यूबेटर का उपयोग करते हैं जहां शरीर के तापमान यानी लगभग 37 डिग्री पर रखा जाता है और फिर हम कोशिकाओं की आकृति विज्ञान की जांच के लिए उनका उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोशिका सामग्री के संपर्क में आने के बावजूद आकार नहीं बदलती है तो सामग्री सुरक्षित है। यदि कोशिका एक अलग आकार बना लेती है या यह एक गोलाकार आकृति बनाती है या यह मीडियम में तैर रही है तो इसका मतलब है वह सामग्री कोशिकाओं के लिए जहरीली है। Then it means the material is toxic to the cells. कोशिका तकनीक पर जैव चिकित्सीय प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान किए जा रहे हैं, जिसका अर्थ है कि यहाँ ऊतक विकसित किए जाते हैं जो भविष्य में चिकित्सीय अनुप्रयोग के लिए उपयोग किए जाएंगे। जैव रिएक्टरों का उपयोग कोशिका संवर्धन के लिए किया जाता है ताकि ये 3 आयामों में वृद्धि कर सकें। What we see here is a rotating. हम जो यहाँ देख रहे हैं वह एक घूमने वाला बायोरिएक्टर है जो कि एक परफ्यूजन बायोरिएक्टर भी है। इसमें हम कोशिकाओं को एक कक्ष में देखते हैं और यह कक्ष माइक्रोग्रेविटी की स्थिति पैदा करता है। माइक्रोग्रेविटी ऊतकों के सहज निर्माण में सहायक है क्योंकि कोशिकाएं किसी भी सतह से चिपक नहीं सकती हैं, इसलिए यह एक दूसरे से चिपक जाती हैं और सूक्ष्म ऊतकों का निर्माण करती हैं। इसलिए इस तरह बनने वाले ऊतक उस अंग जैसा कार्य करेंगे जहां से कोशिका को लिया गया है। यह एक बहुत ही अजीब पहलू है जिसका हमें विश्लेषण करना है जब हम 3 आयामों का संवर्धन करते हैं। एक बार जब सामग्री का परीक्षण किया जाता है और डिवाइस का डिजाइन विकसित हो चुका होता है तो ये प्रिसिशन फैब्रिकेशन प्रभाग में आता है
जहां चिकित्सा उपकरण का प्रोटोटाइप कच्चे माल की कटाई करके उचित उत्पाद के रूप में तैयार होता है। इसके अधिकांश मामलों में जैव संगत टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील सामग्री का उपयोग किया जाता है। We have different device development activities. हम हर परियोजना में अलग अलग उपकरणों के विकास पर काम कर रहे हैं। हर विशेष परियोजना या डिजाइन से एक ड्राइंग तैयार की जाती है, जिसमें हम मॉडल बनाते हैं। मॉडल से हम सीएनसी मशीन में स्थानांतरित करने के लिए जी कोड तैयार करते हैं और सीएनसी मशीन ड्राइंग के अनुसार प्रोफाइल को निष्पादित करती है। इसके बाद मशीन से सामग्री और अंतिम उत्पाद बाहर निकलता है। Final product we take out from the machine. एक बार जब चिकित्सा उपकरण का प्रोटोटाइप बन जाता है तो इसका व्यवसायीकरण करने से पहले चिकित्सा उपकरण को विकसित करने के लिए शोध और परीक्षण किए जाते हैं। सटीक शोध में वर्षों लगते हैं। कई वर्षों से श्री चित्रा ने कई महत्वपूर्ण उपकरणों का विकास सफलतापूर्वक किया है, जो हमारे स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में काफी योगदान दे रहे हैं। संस्थान में विकसित किए गए कुछ प्रमुख उपकरण हैं। मिट्रल वॉल्व दिल के लिए उपयोग होता है। इसे हृदय के अंदर रक्त के यूनिडायरेक्शनल प्रवाह के लिए बाएं परिकोष्ठ और हृदय के बाएं वेंट्रिकल के बीच रखा जाता है। एट्रियल वॉल्व, जो बाएं एट्रियल और दाएं एट्रियल के बीच दिल में एक प्लग करने के लिए रखा जाता है। एओर्टिक स्टेंट ग्राफ्ट, जिसका उपयोग धमनी की दीवारों की सूजन के लिए किया जाता है। फ्लो डाइवर्टर स्टेंट, मस्तिष्क के अंदर रक्त वाहिकाओं की सूजन होने पर उपयोग किया जाता है। हाइड्रोसेफलस शंट, विभिन्न स्थितियों के कारण मस्तिष्क के अंदर जमा होने वाले फालतू तरल पदार्थ को बाहर निकालने के लिए मस्तिष्क में उपयोग किया जाता है। कोरोनरी स्टेंट, हृदय की रक्त वाहिकाओं के अंदर किसी भी अवरोध के इलाज के लिए है। मानव शरीर में रोगग्रस्त धमनियों को बदलने के लिए वैस्कुलर ग्राफ्ट का उपयोग किया जाता है। मिट्रल एन्यूलोप्लास्टी रिंग, मिट्रल वॉल्व की कार्यविधि में आने वाली कमी को दुरुस्त करता है। फिलहाल श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न शोध चल रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी स्कंध में जीवन रक्षक हृदय चिकित्सा उपकरणों पर अनुसंधान जारी है। गंभीर हृदय रोग वाले रोगियों के लिए, जहां हृदय की सर्जरी संभव नहीं है, उनके लिए जैव प्रौद्योगिकी स्कंध ने LVAD लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्टिव डिवाइस विकसित किया है, जो हृदय के बाएं वेंट्रिकल के कृत्रिम प्रतिस्थापन के रूप में काम करता है। सामान्य तौर पर हृदय के प्रमुख कार्य को हृदय के बाएं भाग द्वारा किया जाता है। हम हर समय आंतरिक रूप से इस उपकरण के जरिए दिल को बाईपास कर रहे हैं। इससे मानव शरीर के पूरे हिस्से में आवश्यक रक्त प्रवाह होता है और इस प्रकार से हम किसी इंसान को मरणासन स्थिति से उभारते हैं। रोगी के आकार, वजन और उसकी मौजूदा नैदानिक स्थिति के आधार पर डिवाइस को इनके अनुकूल संचालित करना होता है। डिवाइस को एक विशेष प्रवाह दर पर सेट करना पड़ता है। इसे एक निर्धारित सीमा के भीतर दबाव बनाना पड़ता है। इस दबाव की एक सीमा स्थिति होती है जिसकी पहचान हमें करनी होती है और जानना पड़ता है कि क्या डिवाइस आवश्यक नैदानिक स्थितियों में सक्षम है। चिकित्सक LVAD के विभिन्न मापदंडों को समायोजित करके सेट करते हैं और इसी तरह हम विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से ये उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। फ्लो विजुअलाइजेशन लैब में दिल की समग्र कार्यक्षमता की जांच के लिए एक लेफ्ट हार्ट सिमुलेटर बनाया जाता है। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हार्ट सिमुलेटर। यह लेफ्ट हार्ट सिमुलेटर है जो हमारे हृदय की विभिन्न परिचालन स्थिति को दोहरा सकता है। आवर नेचुरल हार्ट। ये सिमुलेटर मानव हृदय की परिचालन स्थिति को दोहरा सकता है। इस सिमुलेटर का उपयोग विभिन्न चिकित्सा उपकरणों जैसे दिल के वॉल्व, वेंट्रिकुलर सहायता उपकरणों आदि का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। संस्थान में विकसित
लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्टिव डिवाइस के प्रदर्शन का मूल्यांकन इसके कामकाज और समग्र दक्षता के संदर्भ में किया जा रहा है। प्रदर्शन के आंकड़े मॉनिटर स्क्रीन पर इकट्ठे किए जाते हैं। Here we use the fluid as blood. हम तरल पदार्थ का उपयोग रक्त के रूप में करते हैं, जिसमें एक रक्त के समान भौतिक गुण होते हैं। यह चैम्बर किसी इंसान के दिल के बाएं वेंट्रिकल का काम करता है। यह वेंट्रिकल चैम्बर है और यह वास्तविक दाएं वेंट्रिकल की प्रतिकृति है। अंदर एक वेंट्रिकल थैली है जो बाएं वेंट्रिकल की प्रतिक्रिया पर पंप करती है। यह महाधमनी चैम्बर है और यहाँ एक महाधमनी वाल्व है जो बाएं वेंट्रिकल और महाधमनी को अलग करता है। इसलिए जब वेंट्रिकल पंप करता है तो आयोटिक दीवार खुलती है और रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में बहता है। So when the ventricle pumps, the aortic valve opens and the blood flows into the rest of the body and it is controlled by the systemic. इसे सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस द्वारा नियंत्रित किया जाता है और जो अभी संचालित है। इसलिए हम एलवैट द्वारा उत्पन्न दबाव, प्रवाह, ऊष्मा का मूल्यांकन करते हैं। एलवैट की दक्षता क्या है? इससे हम एलवैट का इनलेट दबाव, आउटलेट दबाव, मोटर वोल्टेज, करंट, पावर, दक्षता और औसत का सारा डेटा एकत्रित कर सकते हैं। इस डेटा के आधार पर हम डिवाइस के प्रदर्शन को समझ सकते हैं और साथ ही इसमें सुधार कर सकते हैं। So the device as well as we can, based on that we can improve the performance of the device. मुख्य शोध कार्यक्रमों में 2 साल पहले संस्थान में शुरू की गई त्रिआयामी क्रियाशील ऊतक बनाने के लिए 3D बायोप्रिंटिंग की सुविधा है। यहाँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के माध्यम से एक जीवित रचना का निर्माण किया जाता है। First, we will have a design. सबसे पहले हमारे पास एक डिजाइन होगा जिसे सॉफ्टवेयर में डाला जाएगा और फिर उस डिजाइन को परतों में बांटा जाएगा। उन परतों को कुछ कोड्स में बदला जाएगा जिसे मशीन समझती है। हम इसे जी कोड्स कहते हैं। इसलिए डिजाइन, लेयरिंग और जी कोड के आधार पर प्रिंटर अपने नोक को यहाँ से वहां तक ले जाता है ताकि अंतिम रचना का परत दर परत निर्माण हो सके। 3D बायोप्रिंटिंग में हम सामग्री के साथ कोशिकाओं का उपयोग करते हैं ताकि हम एक लिविंग कंस्ट्रक्ट को बनाने की कोशिश कर सकें। एक कंस्ट्रक्ट यानी रचना को मुद्रित करने के लिए हमें स्याही की आवश्यकता होती है और 3D बायोप्रिंटिंग में इसे बायो इंक कहते हैं, जो कि मूल रूप से कोशिकाओं और विकास कारकों की एक जैव सामग्री है। इसका उपयोग हमने जिगर के साथ शुरू किया और त्वचा के साथ एक और कार्यक्रम भी चल रहा है। हम विभिन्न ऊतकों के अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न प्रकार की खरीद भी कर रहे हैं। Also preparing various kinds of buying for different tissue applications. ये तकनीक भविष्य में उन्हें अंग प्रत्यारोपण को कम करने में मदद करेगी। संस्थान ने इसकी शुरुआत लिवर कोशिकाओं से की है। अपनी शुरुआत के बाद से श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश के चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आज मानव शरीर के कई अंगों के लिए संस्थान द्वारा निर्मित विभिन्न चिकित्सा उपकरण देश भर में लाखों लोगों की जान बचा रहे हैं। इस संस्थान ने उपकरणों की लागत को कम करके इसे आम लोगों के लिए किफायती बनाने में भी मदद की है, जो अपनी अरब से अधिक आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने और एक नव भारत के सपने को साकार करने की दिशा में उठाया गया बेहतरीन कदम है, जिसकी मंजिल है एक आत्मनिर्भर भारत।